दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम साथियों। आज हमारे साथ अनुराग भास्कर हैं जो कि लेक्चरर है, पढ़ाते हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में और हमारे साथ बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे पर, खासकर सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले आए हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ विवादास्पद फैसले आए हैं। काफ़ी फरवरी में भी आए थे और अप्रैल में भी लॉकडाउन के समय बहुत विवादास्पद फैसले आए हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, उनको और बारीकी से जानेंगे। तो अनुराग, जैसे हमारी थोड़ी इंट्रो है, हमें बताया आप जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में लेक्चरर हैं। आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से BA LLB किया। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में शोध सहायक भी रहे जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ, और फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल से आपने अमेरिका में LLM किया। तो आई थिंक ये सही है या कुछ गलत तो नहीं है इसमें? नहीं, आप एकदम सही है। हमें ऑनलाइन मिली, ठीक है। तो स्वागत है आपका अनुराग। तो पहले हम शुरू करेंगे इंटरव्यू में। जैसे अभी जो आपने वायर में भी एक आर्टिकल लिखा, तो आपने उसे बताया कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूर्वाग्रह है जो हो या रूढ़िवादी विचार है, खासकर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, वह और उन्हें इंक्रीज कर रहा है या उनको और गाड़ रहा है समाज में या सामाजिक डिस्कोर्स में, आपने कहा। तो इस पे थोड़ा और रोशनी डालिए हमारे ऑडियंस के लिए। इस पे थोड़ा बताइए क्या विचारों को कैसे वो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो रोहन जी, जैसे हम सब जानते हैं कि जब आरक्षण का बात होता है तो आरक्षण के बारे में बहुत सारी बातें, ऐसे मनगढ़ंत बातें बनाई जाती हैं। आरक्षण के विरोध में बहुत सारे पूर्वाग्रह बनाए जाते हैं। आजकल मतलब पिछले आई थिंक एक दशक से ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और ऐसी बातें कि आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ लोग लिए जा रहे हैं या फिर आरक्षण कुछ जातियां लिए जा रही हैं, तो ऐसे पूर्वाग्रह बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हमारा सर्वोच्च न्यायालय, इस पे भी फर्क पड़ रहा है। और जिस तरह से निर्णय आ रहे हैं तो आप देखिए कि ज़्यादातर निर्णयों में यही सब पूर्वाग्रह सर्वोच्च न्यायालय भी मान लेता है कि ये जो क्रीमी लेयर का बात करते हैं लोग, तो क्रीमी लेयर हटाने का बात सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो 2018 में जैसे एक निर्णय आया जिसमें संविधान पीठ 5 जजों ने ये निर्णय दिया कि प्रमोशन में आरक्षण में अगर कोई भी पॉलिसी बनेगी, अगर कोई भी नियम बनेगा, तो उससे क्रीमी लेयर को बाहर करना पड़ेगा। जो SC ST का क्रीमी लेयर, उसको बाहर करना पड़ेगा। तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात मान ली कि क्रीमी लेयर जो है वो लिया जा रहा है बिना जाने या बिना समझे कि जो हमारे आरक्षण देने का मेन रीज़न क्या था, कि वो कोई आर्थिक आधार पे नहीं है, सामाजिक आधार पे है। और सामाजिक आधार पे आज भी भागीदारी नहीं है। आप देखिए कि जो भी सरकार के उच्च पद है उसमें क्या कोई दलित है अभी? क्या कोई कैबिनेट सेक्रेटरी आज तक हुआ है? तो ये सब बातें जो पूर्वाग्रह है, ये सर्वोच्च न्यायालय भी मान ले रहा है। जैसे कि आपको बताया कि इस साल ही ऐसे 2 निर्णय आए हैं जो बहुत ही निराशाजनक है। फरवरी में एक निर्णय आया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई भी सरकार आरक्षण नहीं देने का फैसला करती है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। मतलब वो सरकार से सवाल नहीं उठाएगा कि आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। और अभी जो 22 अप्रैल को एक नया फैसला आया है। तो जो ये मामला था वो आंध्र प्रदेश में जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज जो हम संविधान में कहते हैं, उनमें 100% आरक्षण आदिवासियों को दिया गया था। तो एक तो ताकि वहाँ, क्योंकि अक्सर इन एरियाज में शेड्यूल्ड एरियाज हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं, आदिवासी बहुल एरियाज, तो यहाँ पे कोई और पढ़ाई नहीं जाता। तो यहाँ के स्कूलों के में आदिवासी टीचरों को आरक्षण दिया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो वो खारिज कर दिया वो आरक्षण, और एक ऐसी टिप्पणी लिखी जिसकी जरूरत नहीं थी। मतलब मामला था कि शेड्यूल्ड एरियाज में आदिवासी आरक्षण पे, लाइफस्टाइल कल्चर पे भी ट्राइबल्स के आई थिंक ऐसी टिप्पणी करी गई है आदिवासी हाँ, से। तो मैं उस पर भी आता हूँ। तो कई सारी ऐसी टिप्पणियां की गई उस जजमेंट में जो 22 अप्रैल को है, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें बहुत सारी कमियां हैं और वो पूर्वाग्रह इसमें भरे हुए दिखते हैं आपको। जैसे पहली बात, तो जैसे आपने कहा कि इसमें वो आदिवासियों की बात बोली गई है कि आदिवासी पिछड़ गए थे, तो उन तक ये हमारा शिक्षा पहुंच नहीं रहा है, तो हमें पहुंचाना होगा उनको।
जो उनको बोला गया कि उनका प्रिमिटिव कल्चर होता है। तो ये बहुत ही मैं जिसको कहूँगा कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, जो आप कॉलोनियल टाइम जो अंग्रेज़ों के टाइम में आदिवासियों को जिस तरह से देखा जाता था, तो ये वैसे ही अपने वही आप में ये एक हायरार्की है जिसको कॉन्डिसेंडिंग अंग्रेजी में कहते हैं कि बिल्कुल, नीचे बिल्कुल। नीचा दिखाने की हाँ। कोशिश है एक हिसाब से। ये मतलब 2020 हो गए, 70 साल से ज़्यादा हो गए आज़ादी के, और अभी भी सोच वैसी ही है। हाँ, मतलब ये इस तरह के शब्द करना मतलब आदिवासियों की अस्मिता, उनको जिनको हम डिग्निटी बोलते हैं, या अगर हम उनको साथ में लाना चाहते हैं, तो हमको उनके कल्चर को समझना पड़ेगा, वो कैसे जीते हैं, वो समझना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा और फिर अपनी तरफ से भी कुछ कदम लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सिर्फ़ ब आदिवासियों को ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे देश के लिए, आपको भी कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो ये बात बोली गई कि आदिवासी प्रिमिटिव कल्चर भी होते हैं, तो उनको एजुकेशन देके सुधारना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनके कल्चर का अपमान, क्योंकि हम उनका कल्चर समझते नहीं हैं। और जैसा मैंने अपने लेख में भी लिखा था वायर में, कि जब संविधान सभा बैठी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन, पास किया, तो उस समय आदिवासी समुदाय से आने वाले जयपाल सिंह ने एक बहुत ही कठोर टिप्पणी की। उन्होंने बोला कि ये जो कानून संविधान बन रहा है, तो मुझे आदिवासी समझ के आप समझेंगे कि मैं ये समझूँगा नहीं, पर मेरी कॉमन सेंस बताती है कि ये संविधान अच्छा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आदिवासियों को प्रजातंत्र समझा देंगे, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि आदिवासी सबसे जनतांत्रिक समुदाय है और वो उससे आपको ये हमें जिसकी सीखना चाहिए। डेमोक्रेसी सीखनी पड़ेगी। तो ये बात जयपाल सिंह उस टाइम कहते हैं, जो मुझे लगता है आज भी एकदम ज़रूरी है। तो एक तो ये थोड़ी प्रॉब्लमैटिक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आई कि वो आदिवासी मुद्दों को समझा नहीं। दूसरी बात, क्योंकि मामला तो था आदिवासी आरक्षण पर, और क्या शेड्यूल्ड एरियाज में आरक्षण दे सकते हैं 100%, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं थी, मतलब मामला उससे जुड़ा ही नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST समुदाय से एफ्लुएंट सेक्शंस, शब्द यूज़ किए कि एफ्लुएंट सेक्शंस आरक्षण का लाभ लिए जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा ये भी एक पूर्वाग्रह है कि आप सोचते हो कि आरक्षण का एफ्लुएंट। लाभ, हाँ, हाँ। क्योंकि ऐसा कोई स्टडी नहीं हुआ है, मतलब मेरी जानकारी में इतना नहीं हुआ है कि जब आप मतलब आरक्षण को स्टडी किया हो कि आरक्षण से क्या लाभ हुआ है। तो ऐसी टिप्पणियाँ मतलब बिना किसी डेटा के सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी, तो वो भी मुझे लगता है प्रॉब्लमैटिक है। तो रोहन, आप देखिए, एक तरफ जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपको प्रमोशन में आरक्षण देना हुआ, या तो वो हाँ। सरकार से डेटा मांगता है कि आप डेटा दीजिए कि कितना जी। सर्विसेज में प्रतिनिधित्व है, और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय बिना किसी डेटा के खुद कह देता है कि आरक्षण का लाभ सब तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये बहुत मतलब आपस में ही एक विरोधाभासी बातें अलग अलग निर्णयों में आती हैं। तो तो खासकर इसपे पिछले कुछ मुझे एक, सॉरी मैं काटूँ, कि एक सवाल बहुत ज़्यादा, ये एक तो एफ्लुएंट की बात हो गई। अब ये एलीट दलित एक शब्द है जो बहुत समाज में सवर्णों ने यूज़ किया है, हम्म, अभिजात वर्ग के दलित। खासकर हम्म, ये विश्वविद्यालयों में हमने देखा है, हम्म, और ऑफिसेज में एलीट दलित बहुत एक शब्द यूज़ हम्म, होता है, अगेन वही पूर्वाग्रह हम्म, बढ़ाने में। और इसके साथ जो डेटा की बात है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कह देता सरकार को कि कास्ट सेंसस जो है 2011 में भी हुआ था और 2021 में भी हो सकता है हो, उस पर बात चल रही है, तो कास्ट सेंसस बाहर कर दें, उससे डेटा मिल जाएगा। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस आपको ये लगता है डेटा अब हाई टाइम है, क्योंकि डेटा का समय है। हम वैश्विक तौर पर डेटा की बात करते हैं सर। तो हम्म। कास्ट सेंसस बाहर करें, और SC/ST OBC की कितनी भागीदारी है, मुस्लिमों की कितनी भागीदारी है, सबको पता चल जाएगा, और उसके हिसाब से फिर आरक्षण पॉलिसी बन सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कास्ट सेंसस आना चाहिए, मतलब डेटा बाहर है, उसी हिसाब से फिर और बेहतर मतलब उस पे डिस्कोर्स होगा कि कहाँ कमियाँ रह गई, उस पे बात होगी, और क्या जो पूर्वाग्रह बनाए गए हैं वो कितने, उसमें क्या बिल्कुल सच्चाई है थोड़ी सी भी या नहीं। तो ये कास्ट सेंसस से बिल्कुल पता चल जाएगा। तो तो हाँ, सीधी सीधी कास्ट मतलब सेंसस आना रिसर्च, चाहिए। सीधा सीधा पता चल जाए कितना जो अभिजात वर्ग का दलित या पिछड़ा आदिवासी कहते हैं, एफ्लुएंट समृद्ध हम्म, समृद्ध दलित या आदिवासी, वो सीधा सीधा उससे पता चल जाएगा। तो ये तो अभी तो ऐसा लग रहा है जिसको हेटेड इन द बेली कहते हैं, कि पच नहीं रही है सफलता, जो आरक्षण से इतने सारे लोग आए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे आपने भी लिखा था, जो दलित आदिवासी समाज से लोग आए हैं, जिन्होंने आरक्षण के बाद, और उन्होंने
फिर समाज के लिए कानून बनाए, और वो शायद पच नहीं रहा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या सामाजिक तौर पर भी नहीं पच रहा। मेरे ख्याल से अगर बात सुप्रीम कोर्ट की जाए तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को ठीक से समझ नहीं पाया अभी तक का। मतलब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी प्रोविजंस की बात करते हैं, पर जब भी रिजर्वेशंस की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं कि आरक्षण आने का असली मकसद क्या था और कैसे उसने एक जो एकदम निचला तबका है हमारे समाज को, उसको कैसे ऊपर उठाया है। तो जो पूर्वाग्रह उसके बारे में बनते चले जा रहे हैं, तो बिना किसी स्टडी के वो पूर्वाग्रह मान के जा रहे हैं। तो ये यहाँ कमी है कि हमारे न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे समाज के जो निचला तबका है उसको ऊपर उठाने में मदद करेगा, वो भी कई सारे निर्णयों में ये बातें समझ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी निर्णयों में ऐसा हुआ हो। मतलब 2019 में एक निर्णय आता है, तो जो 2 जजों की खंडपीठ है उसमें कर्नाटका में रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक पॉलिसी है, तो उसको 2 जज मान भी लेते हैं। तो ऐसे जज भी हैं जो मान भी रहे हैं, और उनके उस समय उस निर्णय में वो मेरिट की जो बात होती है, तो मेरिट की जो बातें होती हैं उनको सबको खारिज करते हैं कि ये सब मिथ है, मिथ्या है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर की बात करते हैं कि आरक्षण से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी घटती है, तो उसको भी खारिज करते हैं, सब बातों को जो पूर्वाग्रह हैं। तो कुछ निर्णयों में तो सर्वोच्च न्यायालय, मतलब पर ऐसे निर्णय बहुत कम है, ये ज़्यादातर निर्णयों अपवाद में। है मेरे हाँ, ख्याल से, ये बिल्कुल। अपवाद है, ये नॉर्म नहीं है, या ये ज़्यादातर नहीं है, ये अपवाद है, कभी कभी आता है। तो इसमें एक एक और चीज़ मुझे लग रहा है, क्योंकि अपवाद बन गया है, तो इन सब फैसलों का एक असर है कि क्या आरक्षण केवल राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है, या अधिकार से हटाकर, जैसे हमने SC/ST एक्ट के टाइम पे भी देखा था, हाँ, SC/ST एक्ट को भी डाइल्यूट किया हम्म, न्यायालय ने, फिर आंदोलन हुआ, सरकार पे प्रेशर आया और सरकार को फिर उसको अमेंड करना पड़ा फिर से। हम्म, तो कहीं ना कहीं अब मतलब ये हो गया कि आप आंदोलन करिए और राजनीतिक तौर पर हम्म, अपने राज्य सरकारों को आप उन पे प्रेशर डालिए। हम्म, और मतलब मेरा रीडिंग ये रहा फरवरी हम्म, जजमेंट का भी और अभी भी, कि हम्म, अब उसको राजनीतिक मुद्दा हो गया है कि कितना आप राजनीतिक तौर पर प्रेशर डाल सकते हैं या लॉबी कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकारों के पास हम्म, क्लियरली कह दिया है कोर्ट ने कि राज्य हम्म, सरकार चाहे तो दे ना दे, उनकी हम्म, मनमर्जी। तो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, और अधिकार नहीं रहा जो संवैधानिक अधिकार है या हम्म। फंडामेंटल, ये बहुत इसमें मुझे लगता है सबसे खराब बात हुई। इस पे क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे मैंने अपने लेख में भी लिखा था कि अभी तक का जो भी दलितों और आदिवासियों ने प्रोग्रेस करी है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में, तो वो आप देखेंगे कि वो सामाजिक आंदोलनों से आई है, राजनीतिक आंदोलनों से आई है। तो मैंने जैसे लिखा कि दलित समाज के लोग जब अ, अधिकारी बनते हैं या अच्छी पोस्टों पर पहुंचते हैं, तो वो भी ऐसे नियम बनाते हैं। तो ये जिसको मैं बोलूँगा प्रोग्रेस, एवरी इंच ऑफ द प्रोग्रेस इट हैज़ कम, मतलब ये राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से ज़्यादा रही है। और सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ज़्यादा कुछ इसमें नहीं किया गया है। तो और हाल ही में जो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि अगर राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम हमारी तरफ से भी कुछ नहीं होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मतलब जो भी प्रोग्रेस हुआ है, तो आप देखिए कि न्यायालय की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। और बिल्कुल सही बात है कि अगर जब तक राजनीतिक शक्ति है, मतलब एक पॉपुलर नंबर्स हैं जो प्रजातंत्र में, अगर हमारे पास वो भी नहीं होते, तो शायद जो प्रोग्रेस आज हुई है वो भी नहीं हुई होती। तो इसमें ये है कि एक मेरा राजनीतिक इस पे एक हम्म, सवाल है, एक सटीक सा, क्या हम्म। 2014 के बाद इस सरकार में आने के बाद आपको लगता है कुछ ज़्यादा असर पड़ा है ऐसे फैसलों पे, या आरक्षण को कम करने की, डाइल्यूट करने की ज़्यादा कुछ कोशिशें हुई हैं आपके शोध में, या ऐसा कुछ लग रहा है पिछले कुछ सालों में स्पेशली? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि आरक्षण को लेके कोर्ट की अक्सर कंजर्वेटिव अप्रोच रही है। मतलब इस सरकार के पहले भी, जैसे 2006 का एक निर्णय है जिसको हम नागराज निर्णय कहते हैं, जी जी। जिसमें सेवेंटी प्रमोशन, सेवेंथ, आरक्षण हाँ हाँ, प्रमोशन में आरक्षण, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हुआ, तो जब कोर्ट ने निर्णय दिया
तो कोर्ट ने कुछ ऐसी शर्तें लगा दी उस समय भी 2006 में कि अगर आपको आरक्षण देना है तो आपको क्रीमी लेयर हटाना पड़ेगा या आपको डेटा देना पड़ेगा कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो मतलब ऐसी, या बैकवर्डनेस का डेटा देना पड़ेगा। तो हाँ, ऐसी 3-4 शर्तें उस समय भी लगा दी थी जिससे ये पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, और फिर वही निर्णय 2018 तक का चला आ रहा था। फिर हाँ, 2018 में जब अ, दोबारा से केंद्र सरकार ने, जो अभी की केंद्र सरकार, उसने रिव्यू डाला कोर्ट में, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2006 के निर्णय को मुख्य रूप से बरकरार रखा। एक शर्त हटा दी बस, पर मुख्य रूप से बरकरार रखा। उसके बाद ये राइट। निर्णय आए, तो मुझे लगता है कि ये निर्णय जो है ये दोनों सरकार, मतलब किसी भी सरकार में आते रहे हैं। और और आप देखेंगे मतलब कि कुछ और निर्णय भी आए थे, जैसे 2018 2019 में जनवरी महीने में निर्णय आया, जो रोस्टर वाला मामला था कि 13 पॉइंट रोस्टर चल रहा था, तो वो भी मामला था। उसको बाद जब कोर्ट ने नहीं सुना तो फिर आंदोलन हुआ। फिर केंद्र सरकार को मतलब प्रेशर बना, तो उन्होंने उसके लिए फिर वो उसको जजमेंट को अंडू किया, लॉ लाए। तो मतलब कोई भी सरकार हो, ये राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलनों ने ही मदद करी है। और मुझे लगता है कि न्यायालय ज्यादातर निर्णय कंजर्वेटिव रहे हैं। इसमें थोड़े आपके एक्सपीरियंस पे कुछ सवाल, मतलब सवाल नहीं कहूँ, मेरा मतलब है कि कुछ आपसे जानना चाहेंगे। इस पे हम्म। हमारे संपादक जो हैं अशोक दास, उनके हम्म। भी कुछ सवाल हैं कि हम्म। आपका अनुभव कैसा रहा न्यायपालिका में। इसमें थोड़ा मैं जोड़ दूँ, आप जैसे सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे थे उस टाइम जनवरी 2018 में ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जजेस की, तो ऐसा लगा कुछ बदलाव बहुत बड़ा आ सकता है देश में हम्म। न्यायपालिका में। तो आपका न्यायपालिका में जो अनुभव रहा, भारतीय न्यायपालिका में, वो कैसा रहा, उसमें कुछ बताइए। अम, मतलब मैं एज ए रिसर्चर काम कर रहा था, तो मुझे लगता है कि क्योंकि एज ए शोधकर्ता ही, वकील नहीं पर एज ए शोधकर्ता, हम्म। एज ए माहौल कैसा था, बस मतलब थोड़ा बहुत माहौल के बारे में। हम्म। न्यायपालिका में माहौल कैसा रहे, अगर कोई बहुजन समाज से, मुझे लगता है, या दलित समाज से जो वकील हैं या कोई उनके जो केसेस होते हैं, तो उसकी तरफ हम्म। कैसा रहता है। मुझे लगता है कि मतलब प्रतिनिधित्व बिल्कुल बहुत ही कम है। मतलब जब मैं काम कर रहा था तो मतलब उस समय तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दलित समुदाय से जज नहीं थे। तो हाँ, मतलब हम लोग का, मेरा जो काम था वो तो सिर्फ एक जज के साथ था, बट ऐसे मैं इन जनरल बोलूँ तो कोई भी दलित समाज से कोई भी प्रतिनिधित्व तो नहीं था। जनरली और अ, प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। इस पे हाँ, भी मतलब इस पे भी शोध होना प्रतिनिधित्व बनना चाहिए। चाहिए, हाँ। और इस पे भी उससे कोई शोध हो तो। 2018, हाँ, पहले प्रतिनिधित्व नहीं, इस समय सिर्फ एक ही जज हैं। और मतलब आज़ादी के बाद से सिर्फ शायद 6 या 7 जज ही हुए हैं समुदाय, दलित समुदाय से, जो जी, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जो की संख्या बहुत ही कम है। अगर उनके जनसंख्या देखा जाए और 75 साल में कितने जज हुए हैं, तो उसमें भी बहुत ही कम संख्या है। तो वहाँ प्रतिनिधित्व का सवाल बहुत ज़रूरी है, भागीदारी का सवाल बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। तो इन जनरल, हाँ, मेरा यही ऑब्जर्वेशन है कि रिप्रेजेंटेशन कम है जुडिशरी में। राइट। और आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब के जो विचार थे, उनको उनसे उन पर न्यायपालिका का क्या रुख रहता है, और उनका क्या विचार रहता है, क्योंकि संविधान के प्रोविजन तो एक बात है, हम्म। पर बाबा साहेब के विचार, या बाबा साहेब ने हम्म। जो संविधान पे कहा, बाबा साहेब खुद वकालत भी हम्म। प्रैक्टिस करते थे, तो हम्म। उस पर आपको क्या लगता है, संविधान में हो, जैसे मैं भी हम्म। मैंने भी लॉ करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम्म। पढ़ा, तो इतना फोकस नहीं किया जाता हमारे करिकुलम में भी या हमारी पढ़ाई में हम्म। भी। उस पे क्या लगता है आपको, बाबा साहब के विचारों पे और जोर देना चाहिए। हम्म। हाँ, रोहन जी, मुझे लगता है कि पिछली कुछ दशकों में एक मतलब बाबा साहब के प्रति एक इंटरेस्ट आया है लोगों में। मतलब मुझे लगता है कि खासकर अच्छा। उनकी जन्म शताब्दी के बाद, मतलब उनकी जन्म शताब्दी 1991 के बाद से मतलब बाबा साहब को ज़्यादा पढ़ा जाने लगा, मुझे ऐसे लगता है। और मुझे लगता है कि न्यायालयों में भी इन विचारों पे बात होने लगी है कि जब भी कोई भी संविधान से जुड़ा मुद्दा होता है,
तो अक्सर जो भी आर्गुमेंट्स होते हैं तो संविधान सभा में क्या बहस हुई थी, तो उस पे हम उसकी बात करते हैं। तो अक्सर कई बार अहम मुद्दों पे बात समझने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा में क्या कहा था, तो हमारे जजेस डॉक्टर अम्बेडकर को कोट बाबा साहेब अम्बेडकर को कोट करते हैं कि उन्होंने ये कहा था, तो ये मतलब हो सकता है संविधान के इस प्रावधान का। तो ऐसे कई मामले हुए हैं जहाँ पे अब बाबा साहेब अम्बेडकर को के विचारों को, जो उन्होंने संविधान सभा में भाषण दिए थे संविधान के अलग अलग जो भी प्रोविजन उनके बारे में, तो उनको मतलब स्पीच को इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारे जजमेंट्स में भी। तो ग्रेट। ये इन जनरल है, मतलब चाहे बात पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हो या बात अगर डेमोक्रेसी की बात आती है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के क्या विचार थे उस समय पे संविधान सभा में, तो हमारे जज उन सब विचारों को देखते भी हैं। जी। तो ये बात तो मतलब है कि बाबा साहब के विचारों को देखा जा रहा है, पर जैसे कि वही दूसरी बात है कि पर फिर भी वो विचार मुझे लगता है जब भी आरक्षण का मुद्दा होता है तो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच हो जाता है। पर इन जनरल बाबा साहब की अलग-अलग चीज़ों पे विचारों को हमारे न्यायालय देख रहे हैं। तो चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी मैटर्स हो, या बाबा साहब अम्बेडकर ने गवर्नर के रोल पे क्या कहा हो या प्रेसिडेंट के रोल पे क्या कहा हो, या जो उनका आखिरी भाषण था संविधान सभा में उसके बारे में क्या कहा था, या संविधान की कई हर चीज़ के बारे में बाबा साहब ने कुछ कहा है, तो वो जब भी कुछ वो ऐसा केस डिस्प्यूट होता है डिसाइड तो किया जाता है। हाँ। जी, बहुत बढ़िया। तो बस आखिरी सवाल अनुराग ये है हुँ, कि मुझे लगता है इसमें मैं भी जैसे लॉ किया तो कहीं न कहीं वहाँ कॉलेज में ही कॉलेजेस में ही हुँ, वहाँ पे टीचर्स में भी कम प्रतिनिधित्व है। हुँ, मुझे लगता है हम सुप्रीम कोर्ट के जज क्या, अगर हम कॉलेजेस के हुँ, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर है, हुँ, कॉलेजेस के प्रिंसिपल, लॉ कॉलेजेस के डीन, उसमें भी हुँ, प्रतिनिधित्व कम होगा। और मैंने बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर्स को भी आरक्षण के खिलाफ बोलते हुए सुना है जो संविधान पढ़ाते थे, हुँ, मतलब सवर्ण प्रोफेसर। हुँ, तो वहाँ मुझे लगता है बदलाव वहाँ आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं उसके बाद ही कोई वकील बनता है। पढ़ के 3 हुँ, साल या 5 साल आप अगर हुँ, पढ़ रहे हैं तो आपका बौद्धिक विकास हुँ, वहाँ काफ़ी हद तक होता है। हुँ, तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज़ में जो ये एंटी रिजर्वेशन है, आरक्षण के हुँ। खिलाफ पूर्वाग्रह है, वहाँ ठीक करना सबसे ज़रूरी है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए भी? क्या हुँ। है? नहीं, मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी बात आपने कही है कि जब तक हमारी सोच में फ़र्क नहीं आएगा, जो हमारे विश्वविद्यालय से हमारे विचार निकल रहे हैं, उसमें फ़र्क नहीं आएगा तो समाज में बदलाव बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब आपने बात सही की कि बहुत लोग ख़ासकर आरक्षण को लेके बहुत पूर्वाग्रह रखते हैं, बहुत विरोध करते हैं, जो संविधान के भी अध्यापक होते हैं, अक्सर ऐसी बातें बोल देते हैं जो पूर्वाग्रह से भरी होती हैं। तो हाँ, बिल्कुल बात सही है, और वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन की कमी है, मतलब कि जो भी हायर एजुकेशन में बड़ी पोस्ट पे हैं, जो वाइस चांसलर्स कितने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर दलित समाज से आते हैं, या पिछड़े समाज से आते हैं, या फिर आदिवासी समाज से आते हैं। तो ये कमी है, बिल्कुल है। और ख़ासकर मुझे लगता है कि एक चीज़ हमें ये भी समझनी होगी कि जो हमारा लीगल प्रोफ़ेशन है, मतलब जो प्रैक्टिस जो करते हैं, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब सरकारी जॉब से। मतलब कि मतलब पढ़ाई करके आप मतलब सरकारी जॉब कर लो तो आपको एक शुरू से ही एक स्टेबिलिटी हो जाती है, या फिर एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाएगी। पर चूँकि हमारा लीगल प्रोफ़ेशन है, जो प्रैक्टिस है, तो अगर आपके इसमें शुरू से ही मतलब आप इसमें मतलब नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप लोगों को जी, जानिए तो आपके पास केसेज़ आएँगे। तो क्योंकि हमारे पास एक समाज है, दलित आदिवासी समाज है, तो इससे अगर बच्चे कानून पढ़ के निकलते भी हैं, तो हाँ। मतलब एक डिसएडवांटेज रहता है, मतलब जितने लोगों के पास भी वो जान-पहचान नहीं है, तो मतलब जान-पहचान प्रैक्टिस। एक और जातीय मतलब इसका। हाँ, मतलब एक प्रतिनिधित्व कम है, और मतलब कुछ ही एक एक मतलब कुछ ही मतलब मुझे लगता है कि अ, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो मतलब एक तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, तो मतलब अगर कोई नया बच्चा आता भी है प्रैक्टिस में, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, और वो मतलब डिफ़िकल्टी इन ये वो मतलब।
हुँ। जाति जाति के अपने मतलब नेटवर्क यही होता है कि अपने जाति को ही वो फ़ेवर करते हैं और नेपोटिज़्म हो गया, मतलब ये सब तो हुँ। है ही, हाँ, मुझे अपने लगता है ही। ये लोअर कोर्ट्स में ज़्यादा है और ख़ासकर अगर आप जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में हैं, तो यहाँ की अलग समस्याएँ हैं कि मतलब एक तो आपको खुद को क्योंकि वकालत में आपको शुरू में ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको अगर आपके पास खुद को हेल्प करने के लिए पैसा नहीं मतलब खुद के लिए पैसा नहीं है, तो आप वकालत में खुद के पैर जमा ही नहीं सकते अगर आप दृढ़ निश्चय लेके भी आते हैं। अगर पैसे नहीं मिल रहे तो आप जमा नहीं कैसे क्योंकि शुरू में तो पैसे मिलते ही नहीं हैं कहीं ज़्यादा। तो मतलब कई सारी दिक्कतें अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है फाइनेंशियली और फिर उसके बाद अगर आप क्योंकि हमारी बहसें अंग्रेज़ी में होती हैं, तो अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं इंग्लिश में, तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जो जिसकी वज़ह से बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिस में आते हैं और ख़ासकर हमारे समाज से लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि तो कोई श्योरिटी नहीं है इसमें कैसे निकलेगा और क्योंकि बाकी जो भी कारण हो, तो ये प्रॉब्लम भी है मुझे लगता है प्रतिनिधित्व कम होने का क्योंकि एक तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है शुरू से एक तो शुरू से अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है मतलब जैसे हमारे सरकारी स्कूलों का हाल कर दिया गया है, तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, मतलब अंग्रेज़ी में शिक्षा ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही है और क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं मुझे लगता है, जिसकी वजह से लीगल प्रोफेशन मतलब प्रैक्टिस में प्रतिनिधित्व की कमी है क्योंकि हाँ, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समुदाय को ज़्यादा समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप युवाओं को जो सुन रहे हैं लॉ करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो उस पे कुछ एडवाइस है, कुछ भी आखिर में आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को? हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि मतलब मैं खुद अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूँ जो मतलब लॉ में पढ़ाई करा। फिर मतलब तुम मुझे लगता है मैं अगर आप मेहनत करते रहिए, दृढ़ निश्चय लिए रहिए और जो भी समस्या आ रही है उसको बस आपको लड़ते हुए जाना है। तो अगर आप दृढ़ निश्चय बनाए रखिए तो फिर आप भी मतलब कानून की अच्छी समझ पकड़ लेंगे और फिर जो हमारे खुद की हेल्प करने के साथ-साथ समाज की भी हेल्प कर पाएँगे और अगर आप मतलब दृढ़ निश्चय बनाए रहे हैं तो जैसे मुझे मौका मिला मतलब मैंने काफ़ी मेहनत किया फिर मुझे हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ने को मिला, तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है मुझे लगता है जो इंडिया में रह के मुझे नहीं मिलता कभी। तो मुझे लगता है कि मतलब अगर आप भी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर से मतलब मास्टर्स का पढ़ाई मतलब जो एलएलएम डिग्री है अगर कोशिश की तो बाहर से पढ़ के आइए और क्योंकि एक अलग अनुभव है आप सब चीज़ों को बेहतर समझेंगे मतलब कानून मतलब सिर्फ़ भारतीय कानून को नहीं बाहर देशों में क्या कानून कैसे बने, क्या कमियाँ रही, अमेरिका में जो हमारे अफ्रीकन अमेरिकन्स लोग हैं उनके लिए क्या कानून बने और स्लेवरी की क्या प्रॉब्लम रही। तो बहुत सारी चीज़ें आप दुनिया के बारे में समझेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि आप जो भी पढ़ें मतलब अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो कि फिर कोशिश करें कि यू बिकम द मास्टर ऑफ दिस फील्ड, दिस एरिया ऑफ सोसाइटी तो क्योंकि इससे आप खुद का भी डेवलपमेंट कर पाएँगे और फिर आप समाज में क्या चल रहा है, हमारे न्यायालय क्या गलती कर रहे हैं, सब पे भी बात कर पाएँगे बेहतर तरीके से। आई थिंक मुझे लगता है इस पर हम एक अलग सा चर्चा या सेशन ज़रूर कर सकते हैं। ये बहुत लाभदायक होगा हाँ, हाँ, विषय लॉ बिल्कुल। के। से बहुत-बहुत शुक्रिया अनुराग जुड़ने के लिए। आरक्षण पे हम और वीडियो या और बातचीत करते रहेंगे और हुँ, विश्लेषण भी। अभी के लिए बहुत-बहुत हुँ। शुक्रिया। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।